आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पावर फैक्टर देखेंगे। तो बेसिकली आपका पावर फैक्टर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अ एपरेंट पावर इन अ एसी सर्किट इज डिफाइंड एज अ पावर फैक्टर, राइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो जो आपका पावर फैक्टर है ये किसका किसका रेशियो है, एक्टिव पावर का, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, राइट। एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर का रेशियो है। तो जो आपका एक्टिव पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाई, और जो एपरेंट पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। वी आई से वी आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ कॉस फाई। तो जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई, राइट। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाई। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो आपका, जो यहाँ पे आपने फाई लिया है, फाई क्या है आपका, फाई बेसिकली क्या है आपका, ये वोल्टेज, ये करंट है। तो फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है, एंगल है, राइट। ये जो मान लो कि आपके सर्किट में कोई वोल्टेज होगा और करंट होगा, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, फाई कहलाएगा, राइट। तो सो पावर फैक्टर क्या होता है कि पावर फैक्टर इन एसी सर्किट इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड अ सर्किट करंट, राइट। ये किसके किसके कोसाइन एंगल, किसके किसके बीच का एंगल होगा, कोसाइन एंगल ऑफ फेज एंगल, कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड अ करंट, राइट। समझ गए आप। तो अगर आपको क्या दिया रहता है, अगर आपके क्वेश्चन में वोल्टेज दिया होगा, वोल्टेज आपको 10 साइन ओमेगा टी दिया है, राइट। और करंट आपका कितना दिया हुआ है, 10 साइन ओमेगा टी प्लस आपका 45 दे रखा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको पावर फैक्टर निकालने को कहा जाए तो आप क्या निकालोगे, कॉस फाई क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है आपका 45। तो कितना हो जाएगा, एंगल 45 हो जाएगा। तो कॉस 45 ये कितना आ जाएगा आपका 1/√2। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, 1/√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, राइट। समझ गए यहाँ तक। तो अब देखो, अब जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर आपने क्या फॉर्मूला निकाला, P इक्वल्स टू कॉस फाई होता है। तो पावर फैक्टर आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, बताओ। पावर फैक्टर आपका कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, आपका पावर फैक्टर जो होता है कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 0 से लेके 1 तक, राइट। जो मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1, और जो मिनिमम पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। समझ गए आप यहाँ तक। तो देखो पावर फैक्टर का आपका क्या होता है, 3 तरीके के पावर फैक्टर होते हैं आपके। जो फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट आपका पावर फैक्टर है वो कौन सा पावर फैक्टर है आपका, यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। सेकंड आपका क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर, राइट। ये 3 तरीके के आपके पावर फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा क्या है आपका, लीडिंग पावर फैक्टर, राइट। आगे बात समझ में। तो अब देखो सबसे पहले जो हम पावर फैक्टर देखेंगे वो कौन सा देखेंगे हम, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या है, जब आपका पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, मतलब 1 हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर कहेंगे, राइट। समझ गए। तो देखो अगर आपका सर्किट कैसा है, अगर आपका सर्किट क्या है, इंडक्टिव सर्किट है, इसका मतलब क्या है आपका, इंडक्टिव सर्किट है मतलब इंडक्टर लगा हुआ है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आपका करंट होगा, करंट लैग्स वोल्टेज, राइट। आपको पता है करंट क्या करता है, वोल्टेज को लैग करता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर आपका कैसा कहलाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। तो अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका मान लो ये आपका वोल्टेज है, और वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग करता है, राइट। वोल्टेज से करंट क्या करता है आपका इंडक्टिव सर्किट में, लैग करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो अगर आपका इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें आपका पावर फैक्टर कैसा आएगा, लैगिंग आएगा, राइट। समझ गए। सेकेंड आपका क्या है, अगर आपका
कैपेसिटिव सर्किट होता है, राइट, कैपेसिटिव, ये आपका क्या है, CKR क्या है आपका, सर्किट शॉर्ट में। तो अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें क्या करेगा, जो आपका करंट होगा, राइट, ये क्या आपका करंट लीड्स वोल्टेज, राइट, करंट क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। तो इसलिए जो आपका पावर फैक्टर आएगा उससे कैसा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा, राइट, लीडिंग, क्या कहेगा, लीडिंग पावर फैक्टर, राइट, क्या कहेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर, राइट। और बचा आपका कौन सा, बताओ, अब आपका क्या बचा, यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। यूनिटी पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या है, अगर आपका क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट होता है, राइट, रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो इसमें जो आपका करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, राइट, दोनों क्या होते हैं आपके सेम फेज में होते हैं। मान लो तो ये आपका क्या है, करंट है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, इसी फेज में होगा, राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका, ज़ीरो, तो आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई, यहाँ पे क्या आपका ज़ीरो है, तो कॉस फाई आपका क्या हो जाएगा, कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिटी पावर फैक्टर, राइट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिटी पावर फैक्टर। समझ गए यहाँ तक। तो ये था आपका लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद मैंने एक पावर फैक्टर का एक और आपको फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको क्या करवाया था, जब मैंने आर एल और RC सीरीज सर्किट करवाया था, उस वक्त क्या बताया था, R/Z भी होता है। ये कैसे आया था आपका, ये फॉर्मूला आपने कहाँ से डिराइव किया था, मान लो कि आपने कौन सा सर्किट लिया, आर एल सर्किट लिया, तो ये आपका क्या था, एक्सएल था, ये आपका क्या था, ये आपका आ रहा था जेड, राइट, और ये आपका क्या था, आर था, और ये एंगल क्या था, बेसिकली ये एंगल क्या था, वो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, राइट। तो यहाँ से आपका कॉस फाई क्या आ जाएगा, कॉस फाई आपका क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, तो यहाँ से कॉस फाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाता है आपका पावर फैक्टर कहलाता है, राइट। तो पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है R/Z, समझ गए, राइट। तो ये था आपका पावर फैक्टर। उसके बाद हम क्या देखेंगे आपके, कि आपके 3 तरीके के पावर्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, राइट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। तो आपके पावर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। फर्स्ट क्या आपका एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर। तो हम लोग क्या इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपके पास क्या एक मग है, आपने क्या किया, आपने कोल्ड ड्रिंक डिमांड की, राइट, आपने कोक डिमांड किया, आपने बोला कि मुझे पूरा पूरा मग चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर आप जैसे ही कोक डालते हो तो ऊपर में क्या भर जाता है आपका, फोम भर जाता है, राइट, फोम होता है, राइट। यहाँ तक तो आपका कोल्ड ड्रिंक आ गया, ऊपर में क्या आ गया, आपका फोम आ गया। तो आपका डिमांड क्या था, कि आपको पूरा मग भर के चाहिए था, लेकिन आपको दिया तो पूरा पूरा भर के मग ही दिया गया था। लेकिन उसमें से क्या होता है, इतना तो आपका क्या हो जाता है, इतना जो पार्ट है आपका वो क्या होता है, आपका फोम होता है, और आपको बस कोल्ड ड्रिंक कितना मिल पाता है, बस इतना ही मिल पाता है, राइट। आपने बोला था पूरा मुझे पूरा मग भर के चाहिए कोल्ड ड्रिंक, आपको कोल्ड ड्रिंक पूरा मग भर के दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक को डालते हो अपने ग्लास में या मग में, तो क्या होता है, उसमें फोम भी होता है, राइट। तो आपका क्या, यहाँ तक ही आपका क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक हुआ, और ऊपर में क्या भर गया, आपका फोम भर गया। तो आपको दिख तो रहा है कि हाँ पूरा कोल्ड ड्रिंक आपको भर के दिया गया, लेकिन क्या हो गया, जो फोम है वो तो आपके लिए क्या है, एज अ वेस्टेज है, उसे उसे पियोगी थोड़ी, वो तो बाद में ख़त्म ही हो जाएगा। आपको बस मिला कितना, बस इतना मिला, राइट। आपने डिमांड क्या था, पूरा मग भर के किया था, लेकिन आपको मिला कितना, इतना, और वेस्टेज कितना गया, इतना गया। आपको दिया तो गया था पूरा मग भर के, लेकिन क्या हो गया, आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। बस यूजफुल कितना हुआ, बस यही पार्ट आपका क्या हुआ, यूजफुल हुआ, राइट। तो एक्टिव पावर क्या होता है आपका, तो फर्स्ट क्या आपका एक्टिव पावर,
इसमें मेज़र किस में करते हैं, किलो वॉट में करते हैं, राइट। तो ये क्या होता है आपका यूज़फुल पावर होता है, राइट। यूज़फुल पावर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एक्टिव पावर होगा वो कितना होगा, यूज़फुल पावर। मतलब आपको दिया तो पूरा गया था लेकिन आपने यूज़ कितना किया, बस इतना ही पार्ट किया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव पावर कहेंगे, ट्रू पावर कहेंगे, राइट। तो ये क्या होता है, एनर्जी दैट डूइंग वर्क, राइट। एनर्जी दैट डूइंग वर्क इज कॉल्ड एक्टिव पावर, राइट। एंड दिस इज अ पार्ट यू वांट, आप क्या करते थे, यही जो पार्ट था जो आप क्या कर रहे थे, चाह रहे थे, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो फोम देख रहे हो आप, ये जो फोम है ये आपका क्या हो गया, एज अ वेस्ट ही गया ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर कहते हैं, राइट। रिएक्टिव पावर इसमें किस में मेज़र करते हो आप, किलो वॉर में मेज़र करते हो, राइट, KVAR में, राइट, किलो वॉर में। तो ये क्या होता है, फोम आपका क्या होता है, ये वेस्टेड पावर होता है और द लॉस्ट पावर, वेस्टेड पावर और लॉस्ट पावर, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है कि इट इज़ अ एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस दैट इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, राइट। ये आपका एनर्जी इतना प्रोड्यूस तो किया गया लेकिन ये आपका किसी में भी पार्ट नहीं लिया। तो उस पावर को क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर कहते हैं। बेसिकली ये पावर क्या होता है, जैसे आपका हीट होता है, वाइब्रेशन होता है। तो मान लो कि हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, हीट तो खुद पे खुद प्रोड्यूस नहीं होगा, उसे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर लगेगा, राइट। अगर आपका कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है तो उसमें क्या वाइब्रेशन वगैरह भी होते हैं, तो उसे वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो उसके लिए जो पावर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये क्या होता है, वेस्टेज पावर होता है, लॉस्ट पावर होता है, विच इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, राइट। आपका कोई वर्क नहीं करता है, ये जिसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कोई वर्क नहीं करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं, राइट। आपने डिमांड तो पूरे मग की थी, आपको मिला भी, लेकिन क्या हो गया, इतना पार्ट आपका वेस्टेज गया, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैसी पावर को क्या कहेंगे हम, रिएक्टिव पावर कहेंगे, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर ये किस में मेजर करते हैं, KVA में मेजर करते हैं, राइट। अगर आपको ना इसमें क्वेश्चन में दे रखा हो, आपको बताया ना गया हो कि एक्टिव है, रिएक्टिव है या फिर एपरेंट है, तो आप यूनिट देख के पता कर लोगे। अगर एक्टिव होगा तो किलो वॉट, अगर रिएक्टिव होगा तो किलो वॉर होगा, अगर आपका एपरेंट पावर होगा तो क्या होगा, KVA होगा, राइट। तो बेसिकली आपका एपरेंट पावर क्या होता है, पावर विच इज डिमांड, राइट। जो आपका पावर डिमांड किया गया है, जो पावर सप्लाई किया गया है आपका, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव पावर कहते हैं। सप्लाई तो हमें दिया तो पूरा गया था लेकिन हमारा यूजफुल कितना हुआ, बस इतना पार्ट यूजफुल हुआ और इतना पार्ट क्या हो गया, वेस्टेज गया। तो वैसे पावर, जितना आपने पावर डिमांड किया था, जितना आपको मिला है, वो क्या कहलाता है, आपका एपरेंट पावर कहलाता है, राइट। और जो पावर आपका यूज आया उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव पावर। और जो आपका पावर वेस्टेज गया उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर कहते हैं, राइट। यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से, राइट। तो जो आपका एक्टिव पावर होता है वो क्या होता है, आपका एक्टिव पावर विच इज एक्चुअली यूज्ड इन अ सर्किट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका एक्टिव पावर का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, P = क्या हो जाएगा, VI cos phi, राइट। ये क्या होता है आपका, VI cos phi होता है, राइट। इसे कैसे डिनोट करते हो आप, P से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर, राइट। उसके बाद आपका जो रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है आपका, बताओ, रिएक्टिव पावर क्या हो जाता है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, किससे डिनोट करते हो, Q से डिनोट करते हो आप इसे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, VI sin phi, राइट, VI sin phi। और ये क्या होता है आपका, एपरेंट पावर का क्या फॉर्मूला हो जाता है, एपरेंट पावर क्या होता है आपका, एपरेंट पावर आप किससे डिनोट करते हो, S से डिनोट करते हो, और S क्या हो जाता है, VI। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एपरेंट पावर, राइट। यहाँ तक समझ गए। आई होप कि आपको सारा ये मतलब आपने सबने समझ लिया होगा। अब देखो हम लोग पावर ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। अगर इन तीनों पावर को एज एक ट्रायंगल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो
अगर हमने कंसिडर कर लो कि एक आपका क्या है, इंडक्टिव सर्किट है, राइट। इंडक्टिव सर्किट में क्या हो जाता है आपका, इंडक्टिव सर्किट है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट लैग्स वोल्टेज। यहाँ पे करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लैग करेगा। तो मैंने क्या किया, ये आपका एक वोल्टेज ड्रॉ किया, राइट। और ये आपका क्या कर रहा है, करंट है जो वोल्टेज को क्या कर रहा है, फाई एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, राइट। समझ गए यहाँ तक। तो अब एक बात बताना, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो यहाँ से ऐसे करके, राइट। तो आपको एक ट्रायंगल आपने जब ड्रॉ किया तो आपको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये तो आपको पता है, ये क्या आपका आई है, ये क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ देखो ये ट्रायंगल में मान लो कि आपका क्या है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा बताना। कॉस फाई क्या लिखोगे, बेस क्या आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका क्या है ए सी, राइट। तो आपको क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए सी इंटू कॉस फाई, राइट। ए सी की लेंथ कितनी है आपकी, आई दे रखा है, आई क्या हो जाएगा, आई इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, आई कॉस फाई हो जाएगा, राइट। समझ गए, आई कॉस फाई हो गया। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा आई कॉस फाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ये कैसे निकालोगे, अगेन निकालो। तो यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो, साइन फाई आपका क्या होता है बताना। साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका कितना है, ए सी, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी इंटू साइन फाई, राइट। ए सी इंटू साइन फाई, ए सी की लेंथ कितनी आपको दे रखी है, आई क्या हो जाएगा, आई साइन फाई, राइट। तो इसकी लेंथ क्या होगी आपकी, आई साइन फाई, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ तक, समझ गए। आगे तो ये आपका क्या है, आई कॉस फाई, ये क्या आपका आई साइन फाई, ये क्या आपका आई है, समझ गए। तो ये देखो एक बार मैं फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, ये आपका ट्रायंगल आ रहा था, राइट। ये आपका क्या था, आई कॉस फाई, आई साइन फाई, और ये क्या था आपका ये क्या था आपका आई, और यहाँ से एंगल कितना था आपका फाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब में ना v से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो आपने जब v से मल्टीप्लाई किया तो क्या आपको ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, वी आई इंटू कॉस फाई, ये क्या होता है आपका एक्टिव पावर, वी आई इंटू साइन फाई, ये क्या होता है आपका रिएक्टिव पावर, और वी आई इंटू कॉस वी आई क्या होता है आपका, ये होता है एपरेंट पावर, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, पावर ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्टिव पावर, ये हो जाएगा एपरेंट, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रिएक्टिव पावर, ये क्या हो जाएगा आपका एपरेंट पावर, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पावर ट्रायंगल बना सकते हो, समझ गए। तो एक बार मैं फिर से इसे अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दिया मैंने। तो नीचे वाला क्या था आपका एक्टिव पावर, ये क्या था आपका रिएक्टिव पावर, ये क्या था आपका एपरेंट पावर। तो बताना, और ये एंगल कितना था, कॉस फाई था। तो आपका पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, राइट। कॉस फाई क्या हो जाएगा आपका, और पावर फैक्टर मैंने क्या बोला था, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एपरेंट पावर, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो कॉस फाई आप क्या लिख सकते हो, पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इसीलिए क्या हो गया था, ये पावर फैक्टर किसका किसका रेशियो होता है, आपके एक्टिव पावर का और किसका एपरेंट पावर का, राइट। तो यहीं से वो फॉर्मूला आया था आपके कि जो कॉस आपका पावर फैक्टर होता है वो किसका किसका होता है, रेशियो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। और एक और पावर फैक्टर का आप क्या करोगे, फॉर्मूला याद रखोगे क्या होता है, आर अपॉन जेड। ये भी क्या होता है आपका पावर फैक्टर ही होता है, राइट।
समझ गए? तो ये था आपका पावर फैक्टर और आपके 3 पावर्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, आपके एक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपका कोई एक जनरेटर सिस्टम में जिसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 400 वोल्ट दे रखा है, और वो क्या कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। और जो आपका लोड जो है वो क्या है, आपका प्योरली रजिस्टिव लोड है। सिर्फ आपका क्या है, प्योरली रजिस्टिव, मतलब यहाँ पे एक लोड आपका क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। तो बताना, जब आपका लोड प्योरली रेजिस्टिव होता है तो रेजिस्टिव के केस में आपके करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है, जो थीटा होता है वो क्या होता है, आपका 0 डिग्री होता है, राइट। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो बताना, यहाँ से जो आपका एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, √3 × VI cos थीटा, राइट। और Q क्या होता है आपका, √3 VI sin थीटा, राइट। 3 फेज सिस्टम के लिए आपका क्या होता है, √3 VI cos थीटा। और ये क्या होता है, Q आपका रिएक्टिव पावर क्या होता है, √3 VI sin थीटा। तो बताना, यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। और एक्टिव पावर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 120 किलोवाट दे रखी है। तो यहाँ से एपरेंट पावर कितना निकल जाएगा, एपरेंट पावर क्या होता है, P² + Q², राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √120 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 120 kVA, राइट। समझ गए यहाँ तक। अब देखो, यहाँ से हम लोग करंट निकालना चाहते हैं, तो करंट आपका कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P अपॉन क्या हो जाएगा, √V cos थीटा, यही होगा। अब देखो आपका क्या है, P आपका कितना दे रखा है, 120 किलोवाट, √3 इंटू वोल्टेज कितना है, 400 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 173 आ रही है। तो ये कितना करंट यहाँ से जा रहा है आपका, 173 एम्पियर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई। अगर सेकंड केस में मैं क्या करती हूँ कि आपका जो यहाँ पे हमने जो लोड लगाया था वो कैसा था, प्योरली रेजिस्टिव था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, आपका इंडक्टर भी कनेक्ट कर देंगे, राइट। आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड होंगे सर्किट में। तो फिर देखो क्या होता है, जब प्योरली क्या था, प्योरली रेजिस्टिव लोड था, तो उस वक्त करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, 173 आ रहा था, राइट, 173 एम्पियर। अब देखो, अब हमने क्या किया, आपका सेम जनरेटर है जिसका वोल्टेज कितना है आपका, 400 वोल्ट है, राइट। यहाँ पे क्या लोड में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और साथ में एक इंडक्टर भी क्या है, कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे जो थीटा आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 57 डिग्री। क्योंकि आपका करंट और वोल्टेज, अगर आपका याद करो, जब आरएल सर्किट होता था तो उस वक्त करंट और वोल्टेज क्या दोनों सेम फेज में होते थे, नहीं। इंडक्टर के कारण आपका वोल्टेज क्या करता था, लैग करता था। तो यहाँ से आपका थीटा मान लो कितना मैंने अज्यूम कर लिया, 53 डिग्री, समझ गए। तो यहाँ से आपका जो पी आ रहा है वो कितना दे रखा है, 120 किलो आपको क्या दे रखा है, एक्टिव पावर दे रखा है। और ये सर्किट दे रखी है, ये आपका रेजिस्टिव मतलब आरएल लोड लगा हुआ है इसमें, और आपको क्या दे रखा है, एक्टिव पावर दे रखा है, राइट। तो यहाँ से आप सबसे पहले करंट निकालो, पी क्या होता है, √3 VI cos थीटा, राइट। तो यहाँ से आपका आई कितना हो जाएगा, बताना। यहाँ से आई क्या निकालोगे आप, P अपॉन √3 इंटू V इंटू कॉस थीटा, राइट। पी आपका कितना दे रखा है, 120 किलोवाट, √3 इंटू वी आपका कितना है, 400, कॉस 53 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कॉस 53 आपका हो जाएगा 0.6। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 288। यहाँ से आपका क्यू क्या निकल जाएगा, वी
ये क्या हो जाता है आपका 3 इंटू वोल्टेज 400, करंट कितना आ रहा है 288, इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन अप्रॉक्स कितना आएगा 160 kV किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एपरेंट पावर होगा वो क्या हो जाता है एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जा रहा है आपका राइट। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो आपका क्या हुआ, आपने जब फर्स्ट केस आपने लिया था उस वक्त आपकी थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या थी 0 थी राइट, मतलब कॉस थीटा आपका कितना आ रहा था 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस 50, क्या है कॉस 53 कितना हो जाएगा आपका 0.6। अब क्या क्या आपका आपने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर आपका कितना था 1 आ था, अब आपका पावर फैक्टर कितना आ रहा है 0.3। जैसे ही आपने पावर फैक्टर डिक्रीज किया वैसे ही आपका करंट क्या हो गया बढ़ गया, क्योंकि जब फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, जब आपका पावर फैक्टर क्या था 1 था उस केस में आपकी करंट की वैल्यू क्या थी 173 थी। अब आपका पावर फैक्टर क्या हो गया 0.6 हो गया, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 288 आ गई, 88 एम्पियर आ गई राइट। तो करंट यहाँ पे क्या हो गया आपका बढ़ गया, बढ़ गया ना करंट, करंट बढ़ गया, जिसके करंट बढ़ने के कारण क्या हो गया आपका केवी रेटिंग आपकी बढ़ गई। देखो यहाँ पहले वाले केस में आपकी केवी रेटिंग कितनी आ रही थी एस इक्वल्स टू कितना आ रहा था 120 राइट, और अब कितना आ रहा है केवी आ रहा था, और अब कितना आ रहा है आपका 200 केवी आ रहा है। तो अगर आपका क्या होता है, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपका पावर फैक्टर बढ़ता है, अगर आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे आपका करंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने के कारण क्या होगा आपका जो केवी रेटिंग है मशीन की वो बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका केवी रेटिंग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका जो आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा राइट। समझ गए यहाँ तक, समझ गए। तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि अगर आपका क्या अगर लार्ज करंट है तो क्या हो केवी रेटिंग जैसे बढ़ेगी तो उससे क्या होगा आपको लार्ज इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी राइट। जैसे जनरेटर हुआ आपका, ट्रांसफार्मर ज़्यादा चाहिए, उस ज़्यादा चाहिएगा, उसमें वायर्स ज़्यादा चाहिएंगे, क्योंकि क्या होगा करंट आप इंक्रीज करोगे तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए जो वायर का जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा बढ़ेगा राइट। उससे क्या होगा आपका, अगर आपका मान लो कि आपको फर्स्ट केस में क्या था आपको सिर्फ कितना पावर देना था 120 kVA राइट। करंट जब आपने जब पावर फैक्टर 1 लिया था तो उसमें एपरेंट पावर की वैल्यू क्या आ रही थी 120 kV आ रही थी, अब क्या आ रही थी आपकी 200 kV आ रही थी। जैसे ही आपने पावर फैक्टर डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा केवी रेटिंग आपकी बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए क्या होगा ज़्यादा जनरेटर की ज़रूरत होगी राइट, ज़्यादा ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगा आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट तो इंक्रीज होगा साथ में, लेकिन क्या होगा जैसे ही करंट आपका इंक्रीज होगा तो क्या होता है लॉसेस क्या होता है I²R होता है, तो करंट इंक्रीज होगा तो लॉस भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा राइट। तो ये क्या है आपके डिसएडवांटेजेस हैं किसके आपके लो पावर फैक्टर का राइट। तो यहाँ पे मैं समराइज करके लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या होगा आपका कंडक्टर साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा राइट, ठीक है। सेकंड क्या होगा आपका लार्ज कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉसेस भी क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आपका लार्ज केवी रेटिंग राइट, बताया मैंने कैसे केवी रेटिंग आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये तो हो गया। इससे क्या हो जाता है आपका जैसे ही पावर लॉसेस वगैरह बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाता है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है आपका पुअर हो जाता है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपका पुअर हुआ तो क्या हो जाएगा उससे आपकी जो इफ़िशेंसी होगी मशीन की वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है राइट। तो ये सारे आपके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। और आपका जो करंट होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है cos फाई के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि P क्या होता है आपका VI cos फाई। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा आपका P/√3 VI V cos फाई। तो यहाँ से आपका
करंट क्या हो जाएगा, कॉस फाई, मतलब जो कॉस फाई आपका क्या पावर फैक्टर है, तो करंट आपके पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने के कारण केवीए रेटिंग आपकी इंक्रीज होगी। केवीए रेटिंग इंक्रीज होने के कारण कंडक्टर का साइज इंक्रीज होगा। कंडक्टर का साइज इंक्रीज होने के कारण लॉसेज बढ़ेंगे। लॉसेज बढ़ने के कारण आपका क्या होगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, पुअर होगा। वोल्टेज रेगुलेशन जब पुअर होगा तो इफिशियंसी मशीन की क्या होगी, घटेगी। समझ गए।